जय हिंद फ्रेंड्स, मैं नयन प्रताप एक बार आप सभी का इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में क्या खास होने वाली है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो बच्चे वर्ष 2024 और 25 सेशन वाले हैं, अर्थात जिनका एग्जाम 2025 में होने वाला है और वो भी किस वर्ग के, तो वर्ग 10 के, उन बच्चों के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। और इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसमें हम पढ़ेंगे भौतिकी के बारे में। जैसा कि लास्ट के जो भी सेशन है उन सेशंस में हम किसके बारे में पढ़ रहे थे, भौतिकी में, और वो चैप्टर हमारा कौन सा था, तो प्रकाश का परावर्तन। उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और कल हमारी एक वीडियो नहीं आई हुई थी और आज ये वीडियो अपलोड हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे हम। तो आज की इस वीडियो को जानने से पहले हम समझते हैं कि पिछली क्लास में क्या पढ़े थे। तो पिछले क्लास में हम पढ़े थे अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब। क्या पढ़े थे? अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब, कि अवतल दर्पण में वस्तु को कहां रखते हैं और उसका प्रतिबिंब कहां बनता है। ठीक है, यदि आप उस वीडियो को नहीं देखें तो प्लीज आप जाएं चैनल के प्लेलिस्ट में और उसमें इस वीडियो को जरूर देखें जो अभी इसके पहले अपलोड होने वाली है, अर्थात 8वीं नंबर जो वीडियो है। यदि आप उसको देखते हैं उसमें शुरू के कुछ मिनट्स जो है वो वीडियो क्या हो गया, ब्लर हो गया है, लेकिन उसके बाद की वीडियो वो सही है। ठीक है, तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, और आज की इस क्लास में क्या जानेंगे, तो आज की इस क्लास में जानेंगे हम उत्तल दर्पण में किसी वस्तु को रखने पर उसके कैसे प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं, और फिर हम समझेंगे कि अवतल दर्पण का उपयोग क्या है, उत्तल दर्पण का उपयोग क्या है, और फिर इसके साथ हम समझेंगे दर्पण सूत्र के बारे में। तो ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है लेटेस्ट वाली वो आपके पास पहुंचती रहे। ठीक है, तो चलिए समय को बिना गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की इस कक्षा में हम कौन से चैप्टर के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमारा जो चैप्टर था उस चैप्टर का नाम था प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, ये हमारा चैप्टर था, प्रकाश का परावर्तन। अब इस प्रकाश के परावर्तन चैप्टर में हम जो चीज पढ़ रहे थे उसमें हमारा क्या था, तो हम भाई पढ़ लिए थे अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब। हम पढ़ लिए थे अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब, अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब। जैसे कि हम क्या पढ़े हुए थे, आपको हम एक बार बता दें, रिकॉल कर लें आपसे। देखिए, अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब, इसके बाद हम उत्तल पे आएंगे। तो हम आपको बोले थे कि आपको उतना कुछ नहीं याद रखना है, आपको बस ये याद रखना है कि आपके पास ये एक दर्पण है और ये कौन सा दर्पण है, तो ये आपके पास एक अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। और इस अवतल दर्पण के मध्य बिंदु को हम क्या कहेंगे, ध्रुव कहेंगे, पोल कहेंगे। और यहां पर क्या होगी, फोकस, यहां पर क्या हो गया, वक्रता केंद्र, और इधर क्या होगा, अनंत। और हम क्या करेंगे, इस दर्पण में हम इस दर्पण के ऊपर क्या रखेंगे, वस्तु, एक नंबर वस्तु है जो कहां पर है, अनंत पर है। दूसरी नंबर वस्तु है जो कहां है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है। दूसरी नंबर वस्तु कहां है भाई, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। ये तीसरी नंबर वस्तु है जो कि कहां है, वक्रता केंद्र पर है। ये चौथी नंबर वस्तु है जो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है। और ये हमारी भाई 5वीं नंबर वस्तु है जो कहां है भाई, फोकस पे है। और ये हमारी 6ठी नंबर वस्तु है जो कहां है भाई, फोकस और पोल के बीच में। किसके बीच में? एफ और पी के बीच में, एफ और पी के बीच में। समझ गया? अब सुनिए, ये हमारी वस्तु की स्थिति है। ओ मतलब ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु। ठीक है, अब प्रतिबिंब बनेगा कैसे, तो याद रखेंगे, यहां से इसको छोड़ देंगे और यहां से हम अपना प्रतिबिंब वाला जो सेक्शन है उसको हम ब्लैक वाले से दिखा रहे हैं। ये हमारा बन गया पहला नंबर प्रतिबिंब, ये बन गया दूसरा नंबर प्रतिबिंब, ये बन गया तीसरा नंबर प्रतिबिंब, ये बन गया चौथा नंबर प्रतिबिंब, और ये बना हमारा 5वां नंबर प्रतिबिंब, और ये हमारा इधर बन गया 6ठा नंबर प्रतिबिंब। ठीक है, तो टोटल आप देखें तो ये 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर है, 5 नंबर है, और ये 6 नंबर है। जानते हैं अभी बोर्ड ऑफिस में सवाल क्या आया था, अभी 2024 का जो पेपर था उस पेपर में इससे सवाल आए थे। उसमें कह रहा था कि एक चिट्ठी जो है ना अवतल दर्पण में, एक चिट्ठी अवतल दर्पण के, ये है प्रधान अक्ष, ये आप जानते हैं ना कि इसको प्रधान अक्ष बोलते हैं। ये वाली वक्रता केंद्र को ध्रुव से मिलाने वाली जो सरल रेखा होती है इसे हम क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं। तो सवाल क्या दिया था कि एक चिट्ठी इस प्रधान अक्ष पे चल रही है और प्रधान अक्ष पे चल रही है, तो आपको बताना है कि वह चिट्ठी
किस दिशा में गति करेगी, पोल से फोकस की ओर गति करेगी कि फोकस से पोल की ओर गति करेगी, कि वक्रता केंद्र से फोकस की ओर गति करेगी कि फोकस से वक्रता केंद्र की ओर गति करेगी, ताकि उसका जो प्रतिबिंब है वह प्रतिबिंब बड़ा प्राप्त हो। क्या सवाल है, एक चिट्टी प्रधान अक्ष पर किस दिशा में चले, इस दिशा में चले कि इस दिशा में चले, ताकि उसका प्रतिबिंब बड़ा प्राप्त हो। तो सुनिए, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले नॉर्मली वे में समझे तो हमें क्या चाहिए, बड़ा प्रतिबिंब चाहिए। तो बड़ा प्रतिबिंब दिखाने के लिए आप देखिए, ये 1 नंबर वाली वस्तु है, 1 नंबर, और प्रतिबिंब कहां बना है, यहां पर, और इसका प्रतिबिंब देख लीजिए, इसके 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 और इसके तुलना में ये बड़ा है कि छोटा है, सबसे छोटा है। तो ये हो गया सबसे छोटा, ये हो गया सबसे छोटा, और ये क्या है भाई, ये है छोटा, और 3 नंबर जो है वो हो जाएगा बराबर, 4 नंबर क्या होगा, वो होगा बड़ा, और ये है भाई सबसे बड़ा। ये क्या है भाई, सबसे बड़ा, और ये क्या है भाई, वस्तु से बड़ा। ये क्या है, वस्तु से बड़ा। क्लियर है, ये है वस्तु से बड़ा, कंप्लीट। अब समझो भाई, यहां पर ये कहां बना है, दर्पण के पीछे। ये कहां बना है, दर्पण के पीछे। और दूसरी बात कि ये सीधा है, ये कैसा है, सीधा है। तो सीधा प्रतिबिंब हमेशा कैसे होते हैं, आभासी होते हैं। कैसे होते हैं भाई, आभासी। सीधा प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, आभासी। सीधा प्रतिबिंब हमेशा आभासी, और ये प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना है और वस्तु से बड़ा है, ध्यान देना। और ये जो लाइन के नीचे है ना, ये सारे के सारे आपको कैसे प्रतिबिंब है, उल्टा प्रतिबिंब है। और उल्टा प्रतिबिंब जो है वो हमेशा कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं। ठीक है, अब समझिए भाई, अब चिट्ठी मान लो इधर से इधर जा रही है, माने 6 पर, फिर 5 पर, फिर 4 पर, फिर 3 पर, फिर 2 पर, फिर 1 पर। ध्यान देना, 6 पर है तो चलो ठीक है, ये तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, 6 का 6। 5 पर जाएगी फोकस पर, तो उसका प्रतिबिंब 5 नंबर वाला कहां बन रहा है, अनंत पर, सबसे बड़ा है। फिर मान लो कि 4 पर गई बस चिट्ठी, 4 पर, इस 4 पर, तो 4 का प्रतिबिंब यहां है, तो सबसे बड़ा से छोटा हो गया बड़ा। अब फिर 3 पर आई तो बराबर प्रतिबिंब बन गया चिट्ठी का। फिर यदि 2 पर जाएगी तो 2 वाला प्रतिबिंब यहां पर बना है, अर्थात छोटा बन गया। और फिर यदि 1 पर जाएगी तो 1 वाला प्रतिबिंब यहां बन गया, यानी सबसे छोटा बन गया। इसका अर्थ क्या है भाई, कि यदि चिट्ठी इस दिशा से इस दिशा में गति कर रही है तो उसका प्रतिबिंब छोटा होते जा रहा है, लेकिन इस दिशा से इस दिशा में गति करे तो प्रतिबिंब बढ़ेगा। देखो कैसे, 1 नंबर का प्रतिबिंब यहां बना सबसे छोटा, 2 नंबर का प्रतिबिंब केवल छोटा, 3 नंबर का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बराबर, 4 नंबर का प्रतिबिंब, 4 नंबर ये है बड़ा, 5 नंबर का प्रतिबिंब सबसे बड़ा, 6 नंबर का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा। अर्थात वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब मतलब चिट्ठी का बड़ा प्रतिबिंब हमें तब प्राप्त होगा जब चिट्ठी हमारी इस दिशा से इस दिशा में जाएगी। तो ये ऑप्शन में दिया था, ठीक है। और ये चीज हम बता भी दिए थे कि इस पर सवाल पूछे जाते हैं। आपसे सवाल क्या क्या पूछेगा एक बार समझ लो भाई, एक बार बस एक बार 1 मिनट के लिए हम समझ लेंगे। देखो 1 नंबर वस्तु यदि अनंत पर है, 1 नंबर प्रतिबिंब कहां बनेगा भाई, फोकस पे। कैसा प्रतिबिंब होगा भाई, सबसे छोटा, उल्टा, वास्तविक, काम खत्म। दूसरा, वस्तु यदि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो, 2 नंबर तो प्रतिबिंब कहां बना, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। 2 नंबर कैसा प्रतिबिंब बना, छोटा, उल्टा, वास्तविक। यदि वस्तु हमारी 3 नंबर, यह है 3 नंबर, वक्रता केंद्र पर हो, प्रतिबिंब कहां बना, वक्रता केंद्र पर ही, बराबर, उल्टा और वास्तविक, काम खत्म। 4 नंबर, यदि वस्तु आपका वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो, 4 नंबर तो प्रतिबिंब यहां बन रहा है, किसके किसके बीच, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, और ये प्रतिबिंब बड़ा है, उल्टा है, वास्तविक है, काम खत्म। 5वां नंबर वस्तु, यदि वस्तु आपका फोकस पर है तो 5वां नंबर का प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है, और ये प्रतिबिंब सबसे बड़ा है, उल्टा और वास्तविक है। अब 6 नंबर वस्तु का प्रतिबिंब, यदि वस्तु आपको कहां पर है, फोकस और पोल के बीच में है वस्तु, तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है भाई, दर्पण के पीछे। और दर्पण के पीछे ये प्रतिबिंब जो बन रहा है, इसकी खास बात देखो, ये क्या है, सीधा है, आभासी है और वस्तु से बड़ा है। ये रहा आपका सवाल। इस पर सारे सवाल बन जाते हैं, इस प्रतिबिंब की प्रकृति वगैरह पूछता है, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास क्या होते हैं भाई, ऐसे ही अब हमारे पास आ जाता है एक प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब। क्या सवाल, उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब, ये रहा हमारा सवाल। नॉर्मली हमारे पास ट्रिक क्या है, ये हमारे पास है उत्तल दर्पण, ये हमारे पास क्या है, कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। और इस उत्तल दर्पण में अगर आप ध्यान से देखें तो इस उत्तल दर्पण में आपके पास ट्रिक क्या हो सकती है,
ये हो गया वक्रता केंद्र, ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, और ये हो गया वक्रता केंद्र। इधर उतनी ही दूरी ले लेते हैं, इधर हो गया फोकस, इधर हो गया वक्रता केंद्र, और इधर कहीं हो गया अनंत। ध्यान देना भाई, वस्तु जिस प्रकार हम 6 स्थिति पर इधर रख रहे थे ना, वही 6 स्थिति इधर भी होगा। पहली वस्तु रख दिए अनंत पर, दूसरी वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, तीसरी वस्तु वक्रता केंद्र पर, चौथी वस्तु वक्रता केंद्र फोकस के बीच, पांचवी वस्तु फोकस पर, और छठी वस्तु फोकस और पोल के बीच। ये हो गई। अब प्रतिबिंब को जैसे उसमें ब्लैक से दिखाए, इसमें भी ब्लैक से दिखा रहे हैं। याद रखना है ना आपको भाई कि इसमें अनंत वाली वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पर। तो ये याद रखेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। ये लाइन से 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब इसको लाइन से लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 हो गया। ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, ये प्रतिबिंब बना, खत्म खत्म। थोड़ा सा और इसको बड़ा बड़ा कर दे क्या? चलो देखो, बड़ा कर लेते हैं इसको। तो यानी कि हम फोकस को यहां से हटा रहे हैं, ये हम फोकस दे दिए यहां पर, ठीक है, फोकस हम दे दिए यहां पर। तो देखो पहली वाली प्रतिबिंब, ये 2 3 4 5 6 हो गया। 1 2 3 4 5 6 हो गया ना, ये प्रतिबिंब। अब सुनो, ध्यान देना भाई, अब ध्यान देना। 1 नंबर ये वस्तु है, प्रतिबिंब कहां बना है? फोकस पर। अनंत वाली वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर, अनंत वाली वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर। अब ये देखना, हम आपको बताए थे पिछले वीडियो, यदि आप देखे होंगे तो उसमें बताए हैं, यदि वस्तु आपको कहां पर हो भाई? यदि वस्तु आपको लाइन के ऊपर हो तो सीधी है, और प्रतिबिंब भी यदि लाइन के ऊपर हो तो सीधा है। लेकिन लाइन के नीचे रहे तो उल्टे, देखो लाइन के नीचे है तो उल्टा और वास्तविक, और ये लाइन के ऊपर था सीधा था और आभासी था। वैसे ही ये लाइन के ऊपर है, तो लाइन के ऊपर है ना भाई, ये सारे के सारे कैसे होंगे? सीधे प्रतिबिंब होंगे। और सीधे प्रतिबिंब कैसे होते हैं भाई? आभासी होते हैं। सीधे प्रतिबिंब कैसे होते हैं भाई? आभासी होते हैं। और दूसरी बात ना भाई, ये सारे जो है, ये सारे प्रतिबिंब छोटे होते हैं, छोटे। तो सवाल आएगा कि वो कौन सा ऐसा दर्पण है जिसमें हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो वो आपके पास कौन सा है दर्पण? उत्तल दर्पण है। छोटा और सीधा पूछेगा, ये ध्यान से समझिए। वो कौन सा ऐसा दर्पण है जिसमें हमेशा छोटा और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? कौन सा होगा? उत्तल। समतल में भाई बराबर होता था, सीधा तो होता था लेकिन बराबर। और अवतल में आप देख लीजिए, सीधा तो है लेकिन ये क्या है? वस्तु से बड़ा है। समझ रहे हैं? उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे। अब इसका रे डायग्राम कैसे बनाएंगे? इसका रे डायग्राम जानना जरूरी है। इसका हम किरण आरेख कैसे बनाएंगे? तो ये ऐसे हमारे पास हो जाएगा क्या? ऐसे हमारे पास हो गया भाई, ये हो गया हमारे पास उत्तल दर्पण हो गया। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह क्या हो? बाहर की ओर उभड़ा हो। तो ये है प्रवर्तक सतह, जो बाहर की ओर उठा है, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि इसमें हम किसी वस्तु को रखते हैं, तो यदि हम किसी वस्तु को रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा? ये देखो भाई, इधर हम कर लेते हैं सेंटर, इधर हम कर लेते हैं फोकस, और ये मान लो कि इधर कहीं हमारी है वस्तु। अब ये वस्तु जो है, प्रकाश की किरण को हम भेजेंगे, तो आप ये बात अच्छे तरीके से जानते हैं कि प्रकाश की किरण जब जाएगी तो जाने के बाद वो कहां से मुड़ेगी? फोकस से मुड़ेगी, मुड़ेगी ना। अब दूसरी बात क्या है भाई? दूसरी बात हम ये कह सकते हैं दूसरी बात ये हम कह सकते हैं कि अब हम किसी किरण को भेज रहे हैं कैसे? प्रकाश, अब हम किरण को भेज रहे हैं कैसे? तो समझ लीजिए, अब हम किरण को भेज रहे हैं वक्रता केंद्र से होकर, वक्रता केंद्र से होकर। ऐसा मान लीजिए कि वक्रता केंद्र यहां है, ठीक है। ऐसा मान लीजिए कि वक्रता केंद्र यहां पर, क्योंकि फिर लाइन जो है ना वो जैसे तैसे ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप मान लीजिए यह है वक्रता केंद्र। तो जहां पर कटती है वही तो प्रतिबिंब बनता है। ये बन गया प्रतिबिंब, ये रही वस्तु और ये रहा क्या? प्रतिबिंब। और ये प्रतिबिंब कैसा है भाई? सीधा है। सीधा के साथ साथ क्या है भाई? आभासी है। और प्रतिबिंब बना कहां है भाई? ये पोल होता है, ये फोकस होता है पी और एफ के बीच, पी और एफ के बीच। और प्रतिबिंब देखो, वस्तु इतना बड़ा है, प्रतिबिंब इतना छोटा है, तो प्रतिबिंब कैसा बन? छोटा।
तो इतना सारा चीज जो है, इन सब चीज को याद नहीं रखना है, बस उत्तल दर्पण में याद रखना है कि हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है, पोल और फोकस के बीच बनता है, सीधा बनता है और सीधा प्रतिबिंब आभासी होते हैं। उत्तल दर्पण में क्या याद रखना है, कहीं पर भी वस्तु रखें, प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस और पोल के बीच, फोकस और पोल के बीच, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा और छोटा बनेगा। काम खत्म, इसका काम खत्म। उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि इस अवतल दर्पण के क्या उपयोग है, फिर इस उत्तल दर्पण के क्या उपयोग है। ठीक है, तो चलिए बारी बारी से उसको समझ लेते हैं और उसको लिख लेते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए। अब हम इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, ध्यान देंगे। अब हमारे पास क्या है भाई, अब हमारे पास है कि इस अवतल दर्पण के क्या उपयोग हैं और उत्तल दर्पण के क्या उपयोग हैं, समझते हैं। तो देखिए भाई, अवतल दर्पण के यदि हम उपयोग की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। अब अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की जगह हम क्या करेंगे, अवतल दर्पण के उपयोग, अवतल दर्पण के उपयोग, इसका उपयोग कहां कहां होता है भाई, तो ध्यान देना। अवतल दर्पण के उपयोग आप तभी समझ पाएंगे यदि आप अवतल दर्पण की विशेषता को जानते हो। जैसे पहली चीज क्या है भाई, हम जानते हैं कि अवतल दर्पण जो होता है वह किसी भी चीज का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। हम जानते हैं कि अवतल दर्पण किसी भी चीज का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है और वो सीधा भी बनाता है। तो जब सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बने तो हजामती दर्पण के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। कहां पर प्रयोग किया जाता है, हजामती दर्पण के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। कहां करते हैं भाई, हजामती दर्पण के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, हजामती दर्पण के रूप में। दूसरा नंबर है भाई कि ये ध्यान रखेंगे, ये हमारी जो अवतल दर्पण है, यह अवतल दर्पण बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। कैसा प्रतिबिंब बनाता है, बड़ा और सीधा। तो याद रखे होंगे, याद रखिए कि आप गए होंगे कभी डेंटिस्ट के पास, जो दांत देखने वाले जो डॉक्टर होते हैं उनके पास एक मिरर होती है, ऐसी मिरर होती है, ऐसी मिरर होती है और इसको वो अंदर की ओर लगा कर देखिए, जो सामने का दांत है वो तो दिखाई देगा, लेकिन अंदर जो दांत में प्रॉब्लम है अंदर की ओर, जो ये आपका जो आपका गाल है, गाल के अंदर वाले हिस्से में, तो उस वाले हिस्से में देखने के लिए इस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और इसमें अंदर की ओर जो दर्पण होता है वो दर्पण कौन सा होता है, अवतल दर्पण। यानी कि हम लिख सकते हैं दंत चिकित्सक के द्वारा, हम क्या लिख सकते हैं भाई, दंत चिकित्सक के द्वारा, दंत चिकित्सक के द्वारा। तीसरा नंबर भाई पॉइंट ये देखना, सारा हम लोग अभी समझेंगे, सारा इसका उपयोग समझेंगे। तीसरा नंबर क्या उपयोग होगा भाई, कि आप देखते हैं कि नाक का, कान का, गले का, आपके बुक में जो भारतीय भवन का बुक है उसमें लिखा है कि इधर कहीं लाइट जल रहा है, यहाँ पर दर्पण है और वो लाइट का रिफ्लेक्शन दर्पण पे हुआ और दर्पण से वो प्रकाश कहाँ गया, कान में, ऐसे करके नाक में, गले में ऐसे गया। यानी कि नाक, कान और गले के डॉक्टर के द्वारा चिकित्सा के रूप में। तो यहां पर क्या होगा भाई, नाक, कान एवं गले, नाक, कान एवं गले के चिकित्सक के द्वारा, गले के चिकित्सक के द्वारा। उम्मीद करते हैं इतना समझे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़े भाई, 4 नंबर पॉइंट की ओर। नाक, कान, गले का डॉक्टर तो कर लिया भाई। अब हम एक खास बात जानते हैं कि ये रहा हमारा अवतल दर्पण, और इस अवतल दर्पण में आप और हम ये सब जानते हैं कि ये क्या करता है भाई, हम इसमें प्रकाश की किरण को भेजें तो वो प्रकाश की किरण को एक बिंदु पर इकट्ठा करता है भाई। प्रधान अक्ष के समांतर भेजें तो वो प्रकाश की किरण को क्या करता है भाई, एक बिंदु पर इकट्ठा करता है ना जी, ये ध्यान रखेंगे। तो जब एक बिंदु पर इकट्ठा कर रहा है, इसका मतलब क्या, यह प्रकाश को एक जगह इकट्ठा कर रहा है, मतलब यह प्रकाश को अभिसरित कर रहा है, अभिसरित करता है, प्रकाश को एक जगह इकट्ठा करता है। जब प्रकाश को कोई चीज एक जगह इकट्ठा करे तो बताइए कि वैसा लाइट, वैसा टॉर्च जो प्रकाश को एक जगह इकट्ठा करे, तो वो आपको इंपॉर्टेंट होगा कि वैसा लाइट चाहिए जो प्रकाश को फैला दे। यदि आपको दूर देखना है, दूर देखने वाली जो टर्च होती हैं या फिर जिसको हम सर्च लाइट बोलते हैं, उस सर्च लाइट में क्या होता है कि हम इस दर्पण का प्रयोग करते हैं। जैसे हम आपको लाइट बना के दिखाते हैं,
ये आपके पास कोई लाइट है भाई, और इस लाइट में याद रखेंगे, इस लाइट में क्या होगा भाई, इस लाइट में आप देखे होंगे ये यहाँ पर एक बल्ब लगा रहता है, ये बल्ब लगा रहता है, और इसमें ऐसी संरचना बनी हुई होती है, और ध्यान देना, और ये अपना दर्पण होता है, ऐसे दर्पण नहीं होता है, यहां पर होता है भाई कांच, यहां पर क्या होता है, कांच होता है, यहां पर क्या होता है, कांच होता है। और ये जो हिस्सा हम अंदर की ओर बनाए हैं, ये जो हम हिस्सा अंदर की ओर बनाए हैं, ध्यान देना, थोड़ा सा बल्ब को छोटा कर दे, ये जो हिस्सा हम अंदर की ओर बनाए हैं भाई, ये हिस्सा क्या होता है, ये ऐसे गोलाकार होता है ऐसे, और इसमें बल्ब है तो भाई थोड़ा सा हम फिलामेंट वगैरह दे दे। ये जानते हैं क्यों होता है, ये इसलिए होता है ना कि यहां से जो प्रकाश निकले एक जगह इकट्ठा हो, यहां से जो प्रकाश निकले एक जगह इकट्ठा हो, यहां से जो प्रकाश निकले एक जगह इकट्ठा हो, यहां से जो प्रकाश निकले एक जगह इकट्ठा हो। प्रकाश को एक जगह इकट्ठा करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि ये जो है ना, ये जो बाहर रहता है वो शीशा है, ये आपको जो दिखाई दे रहा है, ये वाला जो दिखाई दे रहा है, जिसमें ये आपको क्या है, बल्ब है, ठीक है। ये तो इसके ऊपर भाई, इसके ऊपर शीशा होता है, ये शीशा होता है, ठीक है, जिसको कांच बोलते हैं। हम इस वाले हिस्से की बात कर रहे हैं, इस वाले हिस्से की बात कर रहे हैं, इस वाले हिस्से की बात कर रहे हैं। ये कौन सा दर्पण होता है, ये होता है अवतल। अरे आप भी देखो ना, अंदर की ओर धसा है, धसा नहीं है, तो इसलिए हम बोलेंगे कि सर्च लाइट में, क्या कहां पर भाई, सर्च लाइट में, कहां पर भाई, सर्च लाइट में। अब सर्च लाइट में हो रहा है भाई, तो ऐसा तो नहीं है कि केवल सर्च लाइट में होगा। अब यदि आपके पास कोई कार है, यदि आपके पास कोई कार है, तो उस कार में भी तो इसका उपयोग किया जा सकता है भाई। यदि आपके पास कोई कार है, यदि आपके पास कोई कार है, तो उस कार में भी तो इसका उपयोग किया जा सकता है भाई। यहाँ पर जो लाइट होगी, इस लाइट में भी आप देखते होंगे कि वो प्रकाश को इकट्ठा करती है ना भाई। तो यदि वह कार प्रकाश को इकट्ठा कर रही है, तो एक बात बताइए, यदि वो कार प्रकाश को इकट्ठा कर रही है, इसका मतलब क्या कि उसमें भी यहाँ पर जो अंदर की ओर जो दर्पण लगा होगा कार में, वो भी तो दर्पण आप देखते होंगे अंदर की ओर धसा हुआ है। तो ये जो दर्पण होता है वो भी होता है कौन सा, अवतल दर्पण। और इस लाइट को क्या बोलेंगे हम, तो ये वाला तो सर्च लाइट बोल दिए, लेकिन इसको बोलते हैं अग्रदीप। क्या बोलते हैं, अग्रदीप। इंग्लिश में कहते हैं गाड़ियों के हेडलाइट में। कहां पर भाई, गाड़ियों के हेडलाइट में। कहां पर भाई, गाड़ियों के हेडलाइट में, गाड़ियों के हेडलाइट में उसका प्रयोग करते हैं, ठीक है भाई। अब समझो भाई, गाड़ियों के हेडलाइट में, हेडलाइट को ना भाई कहीं कहीं पर लिखता है अग्रदीप। क्या लिखता है भाई, अग्रदीप लिखता है। तो अग्रदीप कहीं पर मिले तो आप उसको देखकर घबराएंगे नहीं, हेडलाइट को ही क्या बोलते हैं, अग्रदीप बोलते हैं भाई। 5 नंबर हो गया। छठा नंबर पॉइंट भाई, हेडलाइट तो आप लिख दिए, छठा नंबर पॉइंट क्या होगा भाई, तो छठा नंबर पॉइंट ये होगा कि आप देखते हैं कि आपके घरों में ऐसे करके डिश एंटीना लगे हुए होते हैं, और ये जो डिश एंटीना होता है, ध्यान देंगे, ये डिश एंटीना ऐसे होता है आपके पास, आपके घरों में, ये आपके घरों में डिश एंटीना ऐसे होता है, यहां पर ऐसे लगा होता है, और यहां से निकला हुआ होता है आपका ये होता है डिश एंटीना, ऐसे होता है भाई। अब डिश एंटीना के वो हिस्से को देखिएगा, तो वो हिस्सा आपको कुछ इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है, गोलाकार में होता है अंदर की ओर धसा। वो धसा ही क्यों होता है, वो धसा इसलिए होता है कि यदि कोई प्रकाश की, यदि जो रेडियो सिग्नल है, जो भी विद्युतीय सिग्नल है, वो सिग्नल आकर इकट्ठा हो, और इकट्ठा होंगी तो एक जगह इस पर फोकसित करेंगे, इस वाले हिस्से पर फोकसित करेंगे। और जब इस वाले हिस्से पर फोकसित करेंगी, तो ये तार हमारा जुड़ा रहता है सेटअप बॉक्स से जुड़ा रहता है, सेटअप बॉक्स से जुड़ा रहता है। तो यहां से वो सिग्नल भेजता है सेटअप बॉक्स को, सेटअप बॉक्स उसको टीवी पर प्रसारित करता है। तो यहाँ पर ये जो है डिश एंटीना में इसका हम प्रयोग करते हैं। इस दर्पण का प्रयोग कहां करते हैं भाई, डिश एंटीना में। कहां करते हैं भाई, डिश एंटीना में। समझ गए, आगे बढ़ते हैं भाई। इसके बाद भाई 7 नंबर, आप जानते हैं कि अवतल दर्पण जो है, आप एक चीज सुने होंगे, सोलर कुकर सुने हैं, सोलर कुकर में भी इसका उपयोग किया जाता है। और आपको हम बता दें जानकारी के लिए कि सोलर कुकर हमारा कुछ इस टाइप का होता है, सोलर कुकर। और ये रहा सोलर कुकर, ध्यान देंगे, ये रहा हमारा सोलर कुकर, ठीक है, ये ध्यान देंगे। और ये सोलर कुकर कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है,
ध्यान देना है। ये हो गया सोलर कुकर। इस सोलर कुकर में क्या होता है, ये अगर सनलाइट है, ये अगर सनलाइट है और यहाँ पर पात्र है, तो ये सनलाइट यहाँ पर जाएगा, इंसिडेंट होगा और ये प्रकाश को एक जगह इकट्ठा करके प्रकाश को भेजेंगे, परावर्तित होगा प्रकाश, ठीक है। और ये प्रकाश परावर्तित होगा एक बिंदु पर, अर्थात हमारे दर्पण पर, और दर्पण से प्रवर्तित होकर पहुंचेगा इस वाले पात्र में। ये पात्र होता है इस पात्र में। तो सोलर जो कुकर होता है, सोलर कुकर, इस सोलर कुकर में भी इसका प्रयोग करते हैं, सोलर कुकर में। तो हमारे पास इसका भी जवाब क्या हो गया भाई, सोलर कुकर में। सोलर कुकर में, कुकर का स्पेलिंग देख लेना भाई, कुकर होता है कुकर में, ठीक है। और फिर 8वें नंबर पॉइंट की ओर बढ़े भाई, तो यहाँ पर इसका प्रयोग हम किस लिए कर सकते हैं, तो इसका प्रयोग हम एक चीज और के लिए करते हैं, और वो क्या चीज है भाई, तो आप और हम जानते हैं नाभिकीय भट्टियों में, सौर नाभिकीय जो भट्टियां होती हैं वहां पर भी इसका उपयोग किया जाता है। नाभिकीय भट्टियों में इसका उपयोग किया जाता है। कैसा लगा आपको, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब आते हैं हम लोग किसकी ओर, तो अब हम लोग आते हैं उत्तल दर्पण की ओर। किसकी ओर आते हैं भाई, उत्तल दर्पण की ओर आते हैं कि उत्तल दर्पण के क्या क्या उपयोग है, ठीक है। चलिए समझते हैं, उत्तल दर्पण के उपयोग को समझते हैं। अब सुनिए भाई, ध्यान देना, उत्तल दर्पण के उपयोग। अगला है हमारे पास उत्तल दर्पण के उपयोग। अगला हमारे पास टॉपिक क्या है भाई, उत्तल दर्पण के उपयोग। अगला टॉपिक क्या है भाई, उत्तल दर्पण के उपयोग, ठीक है। उत्तल दर्पण के उपयोग कौन कौन से हैं भाई, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण का काम क्या है भाई। तो हम देखें कि उत्तल दर्पण किसी भी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बना रहा था। तो उत्तल दर्पण किसी भी वस्तु का जब छोटा प्रतिबिंब बनाए तो हम इसे क्या बोलेंगे कि हमारे पास गाड़ियों में साइड मिरर होता है, जो कि पीछे की चीजों को देखने के लिए उपयोग में किया जाता है। अब पीछे की चीजों को यह अगर सीधा सीधा दर्पण प्रतिबिंब बना दे और बिल्कुल छोटा सा, तो हमारे लिए अच्छा दर्पण है। तो इसलिए हम इसका प्रयोग किस लिए करते हैं भाई, गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर के रूप में। और एक बात जानकारी के लिए बता दें, साइड मिरर को कहते हैं पश्च दर्पण। क्या कहते हैं, पश्च दर्पण। तो पश्च दर्पण में भी इसका उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ जाए भाई, तो आगे हमारे पास क्या है, तो पश्च दर्पण में तो आप कर दिए इसका प्रयोग। दूसरा इसका उपयोग कहां होगा, तो देखिए ध्यान देंगे, आप कभी एटीएम में गए होंगे तो एटीएम में आपको जरूर देखने को मिला होगा एक उभड़ा हुआ तल होता है, जहां पर आपका मुंह नाक ऐसे गजीब टाइप का दिखता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं एटीएम में भी इसका उपयोग किया जाता है, एटीएम में, ठीक है। और 3 नंबर देखे भाई, 3 नंबर इसका उपयोग कहां करते हैं, तो 3 नंबर में इसका उपयोग किया, यदि हम बात करें इसका उपयोग कहां करेंगे, तो याद रखेंगे कि इस दर्पण का प्रयोग हम शार्प टर्न जहां पर होता है ना, वहां पर भी करते हैं। शार्प टर्न मतलब जहां पर तीव्र गति का मोड़ होता है, वहां पर मान लो कि इस टाइप का रास्ता है, ठीक है, ये तीव्र मोड़ है, तो यहां पर यदि हम दर्पण लगा दें, कौन सा, उत्तल दर्पण, तो इधर की वस्तु का सारा प्रतिबिंब यहाँ दिखाई देगा और इधर की वस्तु का सारा प्रतिबिंब यहाँ दिखाई देगा। इस प्रकार एक्सीडेंट नहीं होगा। तो यहाँ पर लिख दिया जाता है तीव्र मोड़ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तीव्र मोड़ मतलब शार्प टर्न, कहा भाई, शार्प टर्न पर इसका इस्तेमाल करते हैं भाई। इसके अलावा इसका उपयोग कहाँ करते हैं भाई, इसके अलावा इसका उपयोग यह क्या, इसका काम क्या है भाई, इसका काम है, ये जो हमारा दर्पण था, ध्यान से देखे होंगे, ये हमारे पास फोकस था और इधर हमारा सेंटर था। जो भी हम किरण को भेज रहे थे, जिसमें हम किसी किरण को भेज रहे थे, ये प्रकाश को फैला दिया, 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 प्रकाश को फैला दिया, प्रकाश को फैला दिया। आप क्या देख रहे हैं, जो भी प्रकाश किरण जा रही है वो क्या हो रही है, फैल रही है। अब प्रकाश को फैलाने का काम कर रहा है, तो बताओ कि वह वैसा किरण पुंज जो प्रकाश की किरण को फैला देता है, मतलब सॉरी, वैसा किरण पुंज जिसमें एक बिंदु से प्रकाश निकलकर विभिन्न दिशा में फैल जाती है। अब एक बिंदु कहां पर हो रहा है भाई, तो ध्यान से देखो, ये जाएगा तो कहां मिलेगा, फोकस पर, कहां मिलेगा, फोकस पर। ये भी जाएगा तो फोकस पर, ये भी जाएगा तो फोकस पर, ये भी फोकस, ये भी फोकस, ये भी फोकस। तो नहीं बना कि एक बिंदु से प्रकाश निकल रहा है, सभी दिशा में फैल रहा है। तो इसलिए इसका उपयोग हम किस दर्पण के रूप में, ऐसे किरण पुंज को क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज, क्या कहते हैं,
अपसारी किरण पुंज। समझ लीजिए, जरा सा इंपॉर्टेंट है। जब अपसारी किरण पुंज इसको बोल रहे हैं तो इस दर्पण का उपयोग किस लिए करेंगे भाई? अपसारी दर्पण के रूप में, अपसारी दर्पण के रूप में। केवल यही इसका उपयोग नहीं है, इसके अलावा क्या उपयोग है भाई? अपसारी दर्पण प्रकाश को फैला रहा है, तो जो भी हम लोग गलियारों में स्ट्रीट लाइट देखते हैं, स्ट्रीट लाइट, वह स्ट्रीट लाइट में भी इसका प्रयोग किया जाता है, स्ट्रीट लाइट में। और साथ साथ में हम कह सकते हैं बड़े बड़े किरानों की दुकानों में, किरानों की दुकानों में एवं हम कह सकते हैं बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे, बड़े प्लेटफॉर्म पर। देखो इसमें अपसारी दर्पण लिखे है ना, तो इसमें लिख देंगे अभिसारी दर्पण के रूप में, अभिसारी दर्पण के रूप में। ठीक है, तो ये आपको अच्छा लगा होगा, समझ गए होंगे। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए झट से। ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम इसे मिटा रहे हैं। ठीक है, अब हम इसे मिटा रहे हैं। अब हम लोग आएंगे, अब हम लोग साबित करेंगे क्या? दर्पण सूत्र को। क्या साबित करेंगे भाई? दर्पण सूत्र को। लेकिन दर्पण सूत्र से पहले हम यहां पर आपको क्या बताना चाहेंगे? हम यहां पर बताना चाहेंगे चिन्ह परिपाटी। क्या बताना चाहेंगे? चिन्ह परिपाटी। तो चलिए समझते हैं कि साइन कन्वेक्शन क्या होता है, चिन्ह परिपाटी क्या होता है। चिन्ह परिपाटी को जानना बेहद ही जरूरी है। यदि आप चिन्ह परिपाटी जान लेते हैं तो आप दर्पण सूत्र भी जान लीजिएगा, और दर्पण सूत्र के साथ साथ आप आगे की कुछ और पॉइंट्स भी जान पाएंगे। चलिए आप देख लीजिए पहले चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी को क्या बोलते हैं? SIGN, साइन, और कन्वेक्शन बोलते हैं इसको साइन कन्वेक्शन, CONVEN, साइन कन्वेक्शन या साइन कन्वेंशन बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं साइन कन्वेक्शन। अब देखिए क्या है, अब देखिए ये क्या होता है चिन्ह परिपाटी। तो देखिए जब भी किसी समतल दर्पण या अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, कोई सा भी दर्पण हो, उसके सामने यदि आपको वस्तु को रखना है तो उस वस्तु और दर्पण के बीच में कुछ ना कुछ दूरी होगी। और फिर इसके साथ साथ क्या होगी कि दर्पण और वस्तु के बीच में प्रतिबिंब, दर्पण और वस्तु के बीच में दूरी तो होगी ही, और इसके साथ साथ भाई क्या होगी? इसके साथ साथ जो प्रतिबिंब बना, उस प्रतिबिंब और दर्पण के बीच में भी दूरी होगी। अब वो जो दूरी है ना, कभी वो दूरी प्लस में होगी, कभी वो दूरी माइनस में होगी। अब उसी दूरी को जानने के लिए हम साइन कन्वेंशन का प्रयोग करते हैं। हम किसका प्रयोग करते हैं? साइन कन्वेंशन का प्रयोग करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि साइन कन्वेक्शन क्या है। तो हम बोलेंगे कि पहले परिपाटी, तो हम इसकी परिभाषा दे देंगे भाई कि वैसी परिपाटी जो किसी गोलीय दर्पण के फोकस दूरी तथा इसके साथ साथ उस गोलीय दर्पण के सामने रखी गई वस्तु एवं उस वस्तु का बने प्रतिबिंब, उस वस्तु का बना प्रतिबिंब के लिखेंगे, तथा उस वस्तु के बने प्रतिबिंब के चिन्हों को बताती है चिन्ह परिपाटी कहलाती है। ये ध्यान देंगे, वो क्या कहलाती है भाई? चिन्ह परिपाटी कहलाती है। उम्मीद करते हैं समझे होंगे। क्या बोल रहा है फिर से? वैसी परिपाटी जो किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और इसके साथ साथ उस गोलीय दर्पण के सामने रखी गई वस्तु
और उस वस्तु के बनने वाले जो भी प्रतिबिंब है, उस प्रतिबिंब की दूरी को बताता है, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, चिन्ह परिपाटी कहते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि केवल फोकस दूरी, वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी बताएगा, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि केवल वस्तु दूरी, फोकस दूरी और प्रतिबिंब दूरी बताएगा, ठीक है। इसके साथ साथ और भी चीजों को बताता है, जैसे वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, इसके बारे में भी बताता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, समझते हैं। तो देखो भाई, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी, इसी को कहीं कहीं पर लिख देता है निर्देशांक चिन्ह परिपाटी, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी। तो भाई निर्देशांक के बारे में तो आप जानते हैं, यह है आपके पास क्या, यह है आपके पास निर्देशांक चिन्ह परिपाटी। यहां पर क्या होता है, यहां पर होता है y, सॉरी यहां पर y, यहां पर y डैश, यहां पर x, यहां पर x डैश होता है ना जी, x और x डैश और y और y डैश होता है, ये बात हम जानते हैं। अब ध्यान देना भाई, अब इसमें जो चीज समझना है उस चीज को समझेंगे हम। देखिए अब देखिए, मूल बिंदु ये है हमारा, ये हमारा क्या मूल बिंदु, ये हमारा क्या है मूल बिंदु। और इस मूल बिंदु के इस दिशा में हमारा क्या होता है, प्लस होता है, और इस दिशा में क्या होता है, माइनस होता है। ऊपर क्या होता है, प्लस होता है, नीचे क्या होता है, माइनस होता है, ये बात आप जानते हैं। और यही प्लस माइनस जो है ना, आपका अवतल और उत्तल दर्पण के बारे में बताएगा कि उसकी फोकस दूरी क्या होगी, उसका प्रतिबिंब दूरी क्या होगी, वस्तु दूरी क्या होगी। चलिए समझते हैं। देखिए यहां पर हम सबसे पहले बना रहे हैं अवतल दर्पण। क्या बना रहे हैं, अवतल दर्पण, समझिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। और यहां पर हम नीचे क्या बना रहे हैं भाई, यहां पर बना रहे हैं हम उत्तल दर्पण, यहां पर क्या बना रहे हैं, उत्तल दर्पण। चलिए समझते हैं। देखो भाई, हमारा जो अवतल दर्पण है वो हमारा अवतल दर्पण, सॉरी माफ कीजिए उल्टे बना दिए, ये हमारा था उत्तल दर्पण, हमारा ये हो गया अवतल दर्पण। क्या हो गया, अवतल दर्पण हो गया। अब इस अवतल दर्पण की खास बात क्या है उसको समझते हैं भाई। ये हमारा हो गया अवतल दर्पण, इस अवतल दर्पण का ये हो गया प्रधान अक्ष, ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र, ये हो गया अनंत, हो गया। अब इसमें ध्यान दीजिएगा भाई, यदि हम इस पोल को इस प्रकार टिकाएं, इस पोल को इस प्रकार टिकाएं कि पोल जो है निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के मूल बिंदु के समान हो, किसके समान हो, मूल बिंदु के समान। तो इस दिशा में मापी गई दूरी प्लस, इस दिशा में मापी गई दूरी माइनस, ऊपर की ओर मापी गई दूरी प्लस और नीचे की ओर मापी गई दूरी माइनस होगी, ठीक है। इससे 3 सवाल बनते हैं, अवतल दर्पण से 3 सवाल बनते हैं, अवतल दर्पण से 3 सवाल बनते हैं। कौन कौन भाई, एक पूछता है फोकस दूरी, एक क्या पूछता है भाई, फोकस दूरी। दूसरा पूछता है भाई वस्तु दूरी, दूसरा क्या पूछता है भाई, वस्तु दूरी। और तीसरा क्या पूछता है भाई, प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी। ये सब का चिन्ह पूछता है और कुछ नहीं पूछता है। आप जानते हैं फोकस दूरी को एफ से, वस्तु दूरी को यू से और प्रतिबिंब दूरी को भी से सूचित करते हैं। आइए चलिए देखते हैं। याद होगा हम सारे वस्तु जो है इसी लाइन पर रख रहे थे। तो लो भाई, ये 1 नंबर हमारी वस्तु हो गई वस्तु, ये हमारी 2 नंबर वस्तु हो गई भाई, ये हमारी 3 नंबर वस्तु हो गई भाई, ये हमारी 4 नंबर वस्तु, 5 नंबर वस्तु, 6 नंबर वस्तु। किसी को दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। अब लो भाई प्रतिबिंब दिखा देते हैं। 1 नंबर प्रतिबिंब, 2 नंबर प्रतिबिंब, 3 नंबर प्रतिबिंब, 4 नंबर प्रतिबिंब, 5 नंबर प्रतिबिंब और ये रहा हमारा 6 नंबर प्रतिबिंब। दोनों चीज हो गया। अच्छा, ये है फोकस, ये है पोल, इसके बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। अब बताओ भाई, ध्यान देना, ये आपका कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। अब इस अवतल दर्पण में ये पोल है, ये फोकस है, इसकी दूरी आप मूल बिंदु से बाएं माप रहे हैं कि दाएं माप रहे हैं, बाएं मापेंगे। और इस दिशा में ली गई दूरी जो किसमें होगी भाई, माइनस में होगी। इसलिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस अर्थात ऋणात्मक होती है
और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ देता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है धनात्मक ऋणात्मक दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो आंसर होगा ऋणात्मक। बता भी दिए। अरे भाई जब आप फोकस दूरी को मापिएगा तो यहां से चलिएगा पोल से और ऐसे 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 चलते चलते यहां पर आइएगा ना जी, तो ये लंबाई आप इस दिशा में माप रहे हैं, तो इस दिशा में मापी गई दूरी माइनस में होगी। समझ गए? नेक्स्ट और आते हैं वस्तु दूरी। आप भाई जो भी वस्तु रखे हैं इस पोल से यहां तक की दूरी लिए हैं, ये वस्तु दूरी है। इस पोल से यहां तक की दूरी लिए हैं, ये भी वस्तु दूरी है। इस पोल से यहां तक की दूरी लिए हैं, ये भी वस्तु दूरी है। और इस पोल से यहां तक की आप दूरी लेंगे तो भी वस्तु दूरी है। इस पोल से आप यहां तक की दूरी लेंगे तो भी वस्तु दूरी है। इस पोल से यहां तक की दूरी लेंगे तो भी क्या आपके पास वस्तु दूरी है। और वस्तु दूरी आप मूल बिंदु के बाएं तरफ माप रहे हैं, और बाएं तरफ माप रहे हैं तो वो वस्तु दूरी किसमें होगी भाई? माइनस में। आपको दिखाई दे रहा है, तो वस्तु दूरी भी किसमें होगी? माइनस, अर्थात ऋणात्मक होगी। समझ गए? अब है भाई प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी भाई, प्रतिबिंब को देखे ध्यान से, तो ये प्रतिबिंब है, ये है, ये है, ये है, ये, और यहां पर ये है। अब सुनना, इसमें झोल है भाई, पहले ही बोल दे रहे हैं, इसको समझ लेना। देख लो भाई, अब इसकी यदि आप प्रतिबिंब दूरी मापें, प्रतिबिंब दूरी, तो यहां से चलेंगे यहां तक, यहां से चलेंगे यहां तक, फिर यहां से यहां तक चलेंगे, यहां से यहां तक चलेंगे, यहां से यहां तक चलेंगे, यहां से यहां तक चलेंगे। यानी कि प्रतिबिंब दूरी भी यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, और फिर यहां से यहां, ऐसे मापेंगे। और इस दिशा में माप रहे हैं, तो प्रतिबिंब दूरी किसमें हुई? माइनस में। माइनस में यानी कि ऋणात्मक में। इधर इसको हम इधर लिख देते हैं भाई, इसका मान किसमें हुआ? लिख देते हैं, पहला ऋणात्मक हुआ। क्या हुआ? ऋणात्मक। कैसा बना? ऋणात्मक। लेकिन एक प्रतिबिंब इधर बना है, और इसकी दूरी आप मूल बिंदु के दाहिने ओर मापेंगे, और वो दूरी किसमें होगी? प्लस में। यानी कि भाई प्रतिबिंब दूरी जो इसका होगा वो धनात्मक भी होगा और ऋणात्मक भी होगा। लेकिन ये धनात्मक और ऋणात्मक अर्थात माइनस और प्लस जो है एक चीज को क्लियर कर देता है। और वो क्या क्लियर करता है भाई? कि अगर भी का मान प्लस आया है, भी का मान अगर प्लस आया है, तो ध्यान देना, भी का मान यदि प्लस आया है तो प्रतिबिंब जो होगा वह प्रतिबिंब होगा सीधा। प्रतिबिंब कैसा होगा? सीधा। और सीधा प्रतिबिंब कैसे होते हैं भाई? आभासी। ये चीज क्लियर होगा। देख लो भाई, ये सीधा प्रतिबिंब आया। अरे भाई अगर हम देखें प्रतिबिंब की दूरी तो प्लस वाली दिशा में मापे, तो प्लस में आया, तो इसका मतलब क्या है? प्रतिबिंब है सीधा, और सीधा है तो आभासी। अच्छा, और अगर माइनस आया है तो माइनस वाला यही तो है, इस दिशा में, इस दिशा में, इस दिशा में, इस दिशा में, और इस दिशा में मापी गई दूरी माइनस। यानी कि ये बता रहा है कि प्रतिबिंब कैसा है भाई? ये बता रहा है कि प्रतिबिंब है उल्टा। प्रतिबिंब कैसा है भाई? उल्टा। प्रतिबिंब कैसा है? उल्टा। और उल्टा प्रतिबिंब कैसे होते हैं? वास्तविक। कैसे होते हैं? वास्तविक। उम्मीद करते हैं ये इतना समझ लिए होंगे। अब आते हैं हम भाई उत्तल दर्पण की ओर। तो ये हम लो बना दिए भाई, उत्तल दर्पण बना दिए। और इस उत्तल दर्पण की खास बात क्या है भाई? इस उत्तल दर्पण में सारे के सारे प्रतिबिंब छोटे बनते हैं। और ये रहा आपके पास पोल, ये रहा पोल, और ये रहा आपके पास फोकस, और ये रहा आपके पास सेंटर। और यहां से हम लाइन गिराएंगे, और ये बन गया हमारा निर्देशांक चिन्ह परिपाटी। ऊपर की दूरी लेते हैं प्लस में, बाएं लेते हैं, सॉरी दाहिने लेते हैं प्लस में, बाएं लेते हैं माइनस में, और नीचे भी लेते हैं माइनस में। ठीक है। अब सुनो भाई, जो भी हम वस्तु रख रहे थे, हम आपको बताए थे इधर हम एफ बना रहे हैं, एफ यहां पर बना रहे थे सी, और यहां पर क्या बना रहे थे? अनंत। लो भाई वस्तु रख दिए, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर रख दिया वस्तु। और प्रतिबिंब जो बन रहा था भाई, वो प्रतिबिंब कहां बन रहा था? 1 2 3 4 5 6 बन गया। अच्छा, और फोकस दूरी भाई, पोल और फोकस के बीच की दूरी, ये रहा पोल और ये रहा फोकस, इसके बीच की दूरी को हम क्या कहते थे? फोकस दूरी। अब देखना भाई, तो उत्तल दर्पण में पूछ देता है, उत्तल दर्पण में जो फोकस दूरी होती है वह फोकस दूरी क्या होगी? तो फोकस दूरी हमेशा क्या होगी? धनात्मक होगी। क्यों होगी भाई? देख लो, फोकस दूरी यही ना होगा, फोकस और पोल के बीच की दूरी। और फोकस और पोल के बीच की दूरी हम दाहिने दिशा में माप रहे हैं, और दाहिने दिशा में मापी गई दूरी किस में होती है? प्लस में। तो हम दे देंगे प्लस में। अब इसके बाद है भाई वस्तु दूरी। क्या है? वस्तु दूरी। वस्तु दूरी मतलब क्या भाई? ये तो फोकस दूरी एफ था, वस्तु दूरी मतलब यू। और वस्तु दूरी जो होगी भाई, ये हमारी वस्तु है, ये वस्तु की दूरी हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई,
ये हो गई ना वस्तु दूरी। और ये जब वस्तु दूरी हो गई भाई, तो वस्तु दूरी इस दिशा में माप रहे हैं, मतलब माइनस, यानी कि वस्तु दूरी हमेशा क्या होगी, ऋणात्मक होगी। क्या होगी, ऋणात्मक, माइनस। अच्छा, प्रतिबिंब देखो भाई, प्रतिबिंब ये रहा, एक प्रतिबिंब ये रहा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। आप दाहिने दिशा में माप रहे हैं, तो यहां पर जो प्रतिबिंब दूरी होगा वो क्या होगा भाई, धनात्मक होगा। क्या होगा, धनात्मक होगा। तो आप यहां पर यही देख रहे हैं कि वस्तु दूरी इसमें भी माइनस, वस्तु दूरी इसमें भी माइनस, वस्तु दूरी दोनों में माइनस होता है और फोकस दूरी अलग होता है, फोकस दूरी माइनस प्लस। अच्छा, और प्रतिबिंब दूरी इसमें प्लस माइनस, माइनस प्लस दोनों है, और इसमें प्रतिबिंब दूरी जो है वो हमेशा क्या है, प्लस है। और फिर यहां पर भी ये प्लस क्या बता रहा है कि प्रतिबिंब कैसा है, सीधा है। और सीधा प्रतिबिंब कैसे होते हैं भाई, आभासी होते हैं। उम्मीद करते हैं इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और यदि आपको अच्छे से समझ में आया है तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलेंगे। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो भी त्रुटि होगा वो त्रुटि हमें बताएं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम अपने सेशन को ओवर करते हैं। जो भी त्रुटि और गलती आपको नजर आए आप हमें कमेंट करके बताएं, और साउंड क्वालिटी कैसे है इसके भी बारे में बताएं। और ये वीडियो चूंकि रात को शूट हो रहा है तो हो सकता है कहीं पर ब्लर भी आए, तो आप उसको एडजस्ट प्लीज करेंगे। और प्लीज इसे जितना भी हो सके उतना शेयर करें, जरूर से जरूर शेयर करें, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। और रेगुलर हम वीडियो इस पर लाते हैं और लाते ही रहेंगे, और आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे हम, क्योंकि अभी कुछ दिन के बाद हम इस पर मैथ का सिलेबस भी, अर्थात मैथ की भी वीडियो जो है लाने वाले हैं इसी चैनल पर। तो हम मैथ भी पढ़ाएंगे और साइंस भी पढ़ाएंगे, सोशल साइंस भी, हिंदी भी, इंग्लिश भी। ठीक है, चलिए, संस्कृत को नहीं पढ़ा सकते क्योंकि संस्कृत थोड़ा सा हमें नहीं आता है। चलिए देखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।